हेलो, दिस इज टीशा वर्मा। वेलकम टू सीआरवी इकोनॉमिक्स। आज हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे और हम पढ़ेंगे आईईडी, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसका चैप्टर 1 है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। हम इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ेंगे। जब इंडिपेंडेंस हुई थी, हम इंडिपेंडेंट हुए थे, आज़ादी के बाद हमारी जो इंडियन इकोनॉमी थी उसकी क्या स्टेट थी, बेसिकली इंडियन स्टेट के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, अगर हम देखते हैं द पोवर्टी एंड बैकवर्डनेस ऑफ इंडिया वर द डायरेक्ट आउटकम्स ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। जो पोवर्टी थी और बैकवर्डनेस थी इंडिया में, वो किसके आउटकम्स थे? ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म के आउटकम्स थे। तो आज हम पढ़ेंगे इंडियन इकोनॉमी के बारे में, जिसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे एंड एग्रीकल्चर सेक्टर पढ़ेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमें इस पूरे चैप्टर्स में पढ़ना क्या है, इस पूरे चैप्टर में हमें क्या पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले हम इंडिया को समझेंगे। इंडियाज इकोनॉमिक कंडीशन बिफोर इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस के बिफोर क्या कंडीशन थी हम उसको देखेंगे। एंड हम एनालाइज करेंगे स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर अंडर ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के अंडर एग्रीकल्चर में की क्या स्टेट थी, तो यहाँ पे हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, क्या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स वो करके गए थे, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन पढ़ेंगे। एंड ऑल्सो फॉरेन में को भी एक्सप्लोर करेंगे, फॉरेन ट्रेड कैसे होता था, क्या पैटर्न्स थे उसके। और डेमोग्राफिक डिविडेंड्स की बात करेंगे, लिटरेसी रेट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और क्या करेंगे हम, जो भी वी विल क्रिटिकली इवेल्युएट द कॉलोनियल इकोनॉमिक लेगेसी। ओके, तो आज के सेशन में हम एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे सबसे पहले। ओके, अब हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। बेसिकली 200 साल तक कॉलोनियल रूल चला था। ठीक है, फ्रॉम द बैटल ऑफ प्लासी, जो कि 1757 में हुआ था, टू इंडिपेंडेंस 1947। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुआ था, जिसमें क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी गेन्स कंट्रोल। ठीक है, फिर 1793 में परमानेंट सेटलमेंट हुआ था, ज़मींदारी सिस्टम हुआ था और पीजेंट्स एक्सप्लॉइटेड हुए थे। जो भी पीजेंट्स थे उनका बहुत एक्सप्लॉइटेशन हुआ था। ठीक है, उसके बाद हम 1813 में बात करते हैं, ट्रेड ओपन एक्ट की। इंडियन मार्केट्स फोर्सफुली ओपन टू ब्रिटिश गुड्स। एंड फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जो हुई थी 1857 में, अपराइजिंग क्रश्ड क्राउन टेक्स डायरेक्ट रूल। और 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, जिसके बाद क्या हुआ, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल मैनिपुलेशन और भी ज़्यादा हो गया था। फिर 1947 में फाइनली हमें फ्रीडम मिली। ठीक है, इंडिया एमर्जेस ब्रोकन बट डिटरमाइंड टू राइज। इंडिया जो था टूट चुका था, बट उसका डिटर्मिनेशन, अगर हम किसी भी चीज़ को लेकर डिटरमाइंड है ना, तो हम उसको कर सकते हैं। तो क्या हमारा था लक्ष्य, राइज करना, उभरना। जो भी ब्रिटिशर्स हमारे इंडिया की स्टेट करके गए थे, उससे उभरना था हमें। तो बेसिकली अब अगर हम इसको स्टोरी के फॉर्म में समझते हैं, लाइक अ मास्टर क्राफ्ट्समैन रिड्यूसेस टू कैरिंग ब्रिक्स, इंडिया वाज वन ऑफ द लार्जेस्ट इकोनॉमी, approximately 25% of whole GDP in 1700 was systematically drained, leaving behind just 3.8% by 1947। तो आप देख सकते हो कितना ड्रास्टिक चेंज आ गया था 200 साल में, 25% से 3.8% जस्ट। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये जो लो लेवल था इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, ये क्यों था। बेसिकली इंडिया जो थी, रिच लैंड थी, हमारे पास लैंड अच्छा था। रिच लैंड मेड पुअर बाय डिज़ाइन। जिन्होंने ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, उसको पुअर बना रहे थे। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भी फैक्ट्स थी इंडिपेंडेंस में। पर कैपिटा इनकम की क्या थी, ₹230 पर ईयर, एक्सट्रीमली लो, जो कि बहुत कम थी। और वर्ल्ड शेयर कितना था, 3.8 था, जो कि 1700 में 25% था, इतना कम हो गया था। लिटरेसी रेट था लेस देन 16%, लाइफ एक्सपेक्टेंसी 32 ईयर्स, जो कि बहुत ज़्यादा कम थी। उसके बाद हम बात करते हैं इन्फेंट मॉर्टेलिटी की, जो कि 218 पर 1000। ओके, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सिस्टमेटिक इकोनॉमिक ड्रेन, ये कैसे हुआ इकोनॉमिक ड्रेन, वेल्थ ड्रेन टू ब्रिटिश थ्रू
होम चार्जेस कॉस्ट इम्पोज्ड ऑन इंडिया फॉर रनिंग ब्रिटिश ऑपरेशंस। जो भी ब्रिटिश ऑपरेशंस होते थे उसकी कॉस्ट इंडिया देने लग गया, क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल में थे तो उनको अपना बस फायदा देखना था। रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्टेड चीपली, फिनिश गुड्स इंपोर्टेड एक्सपेंसिवली, अनइक्वल एक्सचेंज। यहाँ से जो रॉ मटेरियल था वो ब्रिटिशर्स के पास जाता था, ठीक है, और जो फिनिश्ड गुड थे वो इंडिया में आते थे और उन पे क्या थी, हैवी ड्यूटी लगा दी जाती थी, ठीक है। नो इन्वेस्टमेंट ऑफ प्रॉफिट्स इनटू इंडियन डेवलपमेंट, कोई भी इंडिया के डेवलपमेंट में कुछ भी प्रॉफिट्स, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं हुए। और स्टेगनेंट नेशनल इनकम, स्टेगनेंट मतलब रुकी हुई थी, एकदम स्टेबल थी, रुक गई थी। नेशनल इनकम ग्रू एट ओनली 0.5% पर एनम ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड, कॉलोनियल पीरियड में इतनी ही ग्रो हुई थी बस हमारी नेशनल इनकम हर एक साल। पर कैपिटा इनकम रिमेन स्टैग्नेंट और इवन डिक्लाइन, जो पीसीआई थी, पर कैपिटा इनकम थी, वो स्टैग्नेंट थी, रुक गई थी और कम हो रही थी। विलियम डिग्बे एस्टिमेटेड इंडियाज पर कैपिटा फेल बाय 50% ड्यूरिंग 1858 एंड उन्होंने, जो विलियम डिग्बे जी हैं, उन्होंने एस्टिमेट किया था कि जो इंडिया की जो पर कैपिटा इनकम है वो फॉल हो जाएगी 50% से, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एग्रीकल्चर के सेक्टर के बारे में। बेसिकली एग्रीकल्चर के बारे में हम सब ये पढ़ते हैं कि एग्रीकल्चर में मोस्ट पॉपुलेशन जो है वो एंगेज्ड है, हमें पता है मोस्टली पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ही जाते हैं। अब सब उसमें जाएंगे तो बेसिकली ये क्या हो गया, इसी में ही सबसे ज़्यादा नुकसान भी होगा, ठीक है। तो हम देखते हैं सबसे पहले लैंड सेटलमेंट सिस्टम के बारे में। लैंड सेटलमेंट जो कि परमानेंट सेटलमेंट आया था बंगाल में 1793 में। इसमें क्या कर दिया गया था, जमींदार फिक्स्ड एज ओनर्स, पीजेंट्स लॉस्ट राइट्स, पीजेंट्स के पास राइट्स खत्म हो गए थे। फिर रॉयतवारी सिस्टम आया था जो कि बॉम्बे और मद्रास में आया था, जिसमें पीजेंट्स को टैक्स देना था डायरेक्टली और उनके जो रेट्स थे वो भी बहुत ज़्यादा थे। महालवारी सिस्टम नॉर्थ इंडिया में आया था। बेसिकली ये सब लैंड सेटलमेंट सिस्टम है, बट इनके जो नाम हैं अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम थे। तो नॉर्थ इंडिया में महालवारी सिस्टम था जिसमें विलेज लेवल टैक्स कलेक्शन होता था और बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन होता था पीजेंट्स का, ठीक है। एक्सप्लॉइटेशन कैसे होगा, उनसे टैक्स ज़्यादा लेते थे, ठीक है। अब एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फार्मर्स, रैक रेंटिंग, पीजेंट्स पेड अप टू 50 to 75% ऑफ प्रोड्यूसर्स रेंट। अगर वो 50 to 75% रेंट में ही दे देंगे तो उनको बचेगा क्या, 25% में से अब वो कितना ही बचा लेंगे और कितना ही खा लेंगे, है ना। फोर्स टू ग्रो कमर्शियल क्रॉप्स, कमर्शियल क्रॉप्स यानी कि जिनसे हमें कैश जनरेट हो, जो हम बेचेंगे ब्रिटिशर्स को। तो इंडिगो और कॉटन को ग्रो करने के लिए फोर्स किया फार्मर्स को इंस्टेड ऑफ फूड क्रॉप्स। कमर्शियल क्रॉप बेसिकली जो इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश के में, ठीक है। हाई इंटरेस्ट मनी लैंडर डेब्ट ट्रैप जनरेशन, अब यहाँ पे क्या होने लग गया, डेब्ट ट्रैप की सिचुएशन क्रिएट होने लग गई, ठीक है। डेब्ट ट्रैप यानी कि अब वो डेब्ट में फंसते हुए जाएंगे, क्योंकि वो लोन लेंगे, वो हाई इंटरेस्ट पे करेंगे, ऐसे करते करते वो कर्जे में चले जाएंगे, ठीक है। मैं कमर्शियल क्रॉप्स भी यहाँ पे बता देती हूँ। कमर्शियल क्रॉप्स बेसिकली वो क्रॉप्स होती हैं डेट कैन बी grown to sell or we can generate cash from this, ओके। ये थोड़ा राइटिंग पैड की वजह से थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ आप देख लेना, ठीक है। तो ये जो था बेसिकली एक्सप्लॉइटेशन था ब्रिटिशर्स के जो कारण हुआ था, क्या, कमर्शियल क्रॉप्स और डेब्ट ट्रैप, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, अब इसके कॉन्सिक्वेंसेज, इसके प्रभाव क्या हुए। अगर हम कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एग्रीकल्चर में देखते हैं, फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग्स मेड मैकेनाइजेशन इम्पॉसिबल, लो प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी कम हो गई थी, क्योंकि हम क्या कर रहे थे बेसिकली कैश क्रॉप्स ग्रो कर रहे थे, तो जो लैंड था वो इनफर्टाइल हो गया था, तो लो प्रोडक्टिविटी हो गई थी। इरीगेशन फैसिलिटीज़, ब्रिटिशर्स ने कुछ किया ही नहीं, तो इरीगेशन फैसिलिटीज़ में कुछ भी इन्वेस्टमेंट ही नहीं हुई थी ब्रिटिशर्स के बाद। फेमाइन्स किल्ड 30 to 40 मिलियन इंडियंस बिटवीन 1850 एंड 1900। एग्रीकल्चर जो था एक सबसिस्टेंस लेवल सर्वाइवल हो गया था,
ठीक है। हाँ, तो अब हमने पढ़ लिया एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के बारे में। ओके, थैंक यू। प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब विद योर फ्रेंड्स।